बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारी 10वीं टाइप है और सब्जेक्ट स्पेशली केमिस्ट्री क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। और इस कोर्स में हम जो अब स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने 11 टाइप स्टडी करनी थी, जिसमें से हम 10 पर हम पहुंच चुके हैं। और ये किसका माइक है? 10, ये 10 टाइप है। देखते हैं सिग्नल हुए तो हम लोग जरूर क्लास अपनी ज्वाइन रखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाने वाला टॉपिक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो पहले आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी थी, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम हर चीज़ को जा रहे। हम इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो एमसीक्यूज हमारे आते हैं वो हमारे क्लियर हो जाए। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर का जिक्र है और एक मैग्नेट का जिक्र है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको मालूम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इस फिनोमिना को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं और इसके नतीजे में हमें स्पेक्ट्राज हासिल होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड करती है। इसमें बात आ जाती है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कोई न्यूक्लियस का जिक्र हो रहा है, और मैग्नेटिक हमने साथ लगाया, इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो यहाँ पर अमल करेगी, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी हासिल होगी। आपको मालूम है कि एटम में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एक न्यूक्लियस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में आपको मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसमें हम प्रोटॉन वगैरह का जिक्र, प्रोटॉन वगैरह को डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेंज का हमें पता होना चाहिए। इसमें रेडियो वेव जो है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस क्या होती है, हाइड्रोजन सिग्नल क्या है, शील्डेड और डीशील्डेड टर्म्स यूज की जाती हैं वो क्या होती है, रेफरेंस सिग्नल कंपाउंड कौन सा होता है, और इसके अलावा हमारे पास सिंगलेट, डबलेट, ये जो पीक्स बनती हैं ये क्या होती हैं, इनके लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, एक पास्कल लॉ क्या होता है, ठीक है। वो हम सारी चीजें इसमें कुछ बेसिक टर्म देखने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ द न्यूक्लियस को, के न्यूक्लियस की मैग्नेटिक रेजोनेंस को यूज करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड। यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है उसको इल्यूसिडेट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन प्रिंसिपल क्या है वो हम देखते हैं। मेन उसकी जो लॉजिक है वो क्या है वो हम देखते हैं। इसमें वो नाम देता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस करती है ऑन द फैक्ट दैट द एटम, मॉलिक्यूल और आयन चार्ज एंड हैव अ स्पिन। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे मूव करते हैं, कहते हैं न्यूक्लियस भी में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपनी स्पिनिंग करते हैं, उनको हम न्यूक्लियर स्पिन्स का नाम देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जिस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन वगैरह, वो स्पिन करते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस कैन अलाइन इनटू द टू डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी न्यूक्लियस को रख देंगे या मॉलिक्यूल को रख देंगे तो उसके न्यूक्लियस की जो स्पिनिंग है वो अलाइन हो जाती है, टू डिफरेंट स्टेट्स में चली जाएगी। टू डिफरेंट स्टेट्स में कैसे जाएगी वो आइए वो हम देखते हैं। इफ द स्पिन इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की
अलाइनमेंट में चली जाती है, यानी कि अलाइंड हो जाती है उसके साथ, इट रिजल्ट इन अ लोअर एनर्जी स्टेट, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट बनाएगी। अगर वो अलाइनमेंट उसके ऑपोजिट चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो न्यूक्लियस दो तरह की स्टेट बनाएगा, एक हायर एनर्जी स्टेट और एक लोअर एनर्जी स्टेट। अगर विद इन अलाइन होता है तो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी स्पिनिंग, अगर वो अगेंस्ट चला जाता है, ऑपोजिट में जाता है अलाइनमेंट में, तो वो हाई एनर्जी स्टेट है। वो कहता है एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियस कैन मूव बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट में जाएगा, आइदर एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग फोटॉन, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या वो इमिट करेगा फोटॉन को। इसको हम लोग नाम देते हैं इन रेजोनेंस कंडीशन। कहता है इसके नतीजे में क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन इज पास टू द डिटेक्टर, जो कि डिटेक्टर को भेजा जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल। तो हर तरह के जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देते हैं, जिसको हम डिटेक्टर के साथ हासिल कर लेते हैं। आइए यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये दो ही चीजें पाई जाती हैं जो कि आपको बताती हैं कि ये किस तरह की स्पिनिंग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इनकी जो स्पिनिंग है वो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास जो मौजूद होता है एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ा था, और ये न्यूक्लियस के लिए भी हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास हाफ स्पिन जो होती है वो पैरल, हाफ स्पिन हम लोग नाम देते थे कि ये क्लॉकवाइज है, हाफ स्पिन नाम देते थे एंटी क्लॉकवाइज है। या हम न्यूक्लियर स्पिन के हवाले से पढ़ रहे होते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इवन इवन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर इनका 0 होगा। C12, C16 और S32 इनकी एग्जांपल्स हैं, और यही एक है जो कि NMR इनएक्टिव होंगे, यानी कि ये NMR का फिनोमिना शो नहीं करेंगे, NMR इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ओड इवन है या इवन ओड है या ओड ओड है, तो ये सब NMR एक्टिव है। इसमें H1, F19, C31 या B11 या C35, D79 और I127, C13 और O17, H2 और N14। तो ये जो मौजूद है ये सब NMR एक्टिव हैं। स्पिन क्वांटम नंबर में इनकी ये हाफ और 3/2, 1/2, 5/2 और 1 ये है। नीचे हमने ये एक डायग्राम में ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जब अलाइन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये लो एनर्जी स्टेट दे रहे हैं, स्पिन हाफ अलाइंड विद द अप्लाइड फील्ड। ये क्या होगा, अलाइंड हो रहे हैं अगेंस्ट द, ठीक है, अप्लाइड फील्ड। तो ये अगेंस्ट जा रहे हैं, इसे हाई एनर्जी स्टेट बनाएंगे, ये अलाइंड जा रहे हैं तो ये क्या होंगे, लो एनर्जी स्टेट होंगे। इनएक्टिव मैंने जस्ट एग्जांपल बताई है, अगर आपको इस तरह के और भी मिल जाते हैं तो वो भी इनएक्टिव होंगे। फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने बताई है, रूल्स मैंने बता दिए कि अगर इवन इवन होंगे तो वो सबके सब इनएक्टिव होंगे, बाकी सब बाकी एक्टिव होंगे। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे और एलिमेंट्स के आइसोटोप्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया होगा कि कौन से इनएक्टिव है कौन से एक्टिव है। यहाँ पर मैंने दो चीजों का कंपैरिजन रखा है, एक शील्ड न्यूक्लियस का और एक डीशील्डेड न्यूक्लियस का। और शील्डेड न्यूक्लियस और डीशील्डेड न्यूक्लियस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस फील करता है स्मॉलर रिजल्टेंट फील्ड, यानी कि अगर उसको स्मॉलर रिजल्टेंट फील्ड मिलती है तो वो शील्डेड न्यूक्लियस होगा। अगर उसको लार्जर रिजल्टेंट फील्ड मिलती है तो वो क्या होगा, डीशील्डेड होगा। इसमें क्या होगा, लार्जर इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें स्मॉलर इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें स्मॉलर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें लार्जर होगी। इसमें क्या होगा, एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज करेगी, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, द न्यूक्लियस फील्ड अ स्मॉलर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो द लोअर फ्रीक्वेंसी होगी नीडेड टू अचीव द रेजोनेंस, यानी कि इसको थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रेजोनेंस पर पहुंचने के लिए। इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है शिफ्ट वो अप फील्ड होती है, यानी कि जो शील्डेड होंगे वो अप फील्ड होंगे, और इससे जो डीशील्डेड होते हैं वो डाउन फील्ड होते हैं। तो ये भी हमारे पास अप फील्ड और डाउन फील्ड भी हमारे पास टर्म यूज की जाती है। अब जो शील्डेड थे, डीशील्डेड उसका उल्टा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज करेगी, वहां इंक्रीज कर देगी।
तो न्यूक्लियस फील करेगा, लार्जर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो और हायर फ्रिक्वेंसी नीडेड होगी, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी फ्रिक्वेंसी की कि जो रेजोनेंस तक पहुंचने के लिए। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी शिफ्ट, वो डाउन फील्ड होगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास CH3 CH2 Cl है, यानी कि इथाइल क्लोराइड मौजूद है। यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन पाए जाएंगे, दो तरह का उसमें इन्वायरमेंट है हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ है और एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और कार्बन के साथ है। तो ये दो तरह के हाइड्रोजन है। वो कह रहा है जो Hb प्रोटॉन्स है आर डी शील्डेड होंगे बिकॉज दे आर क्लोजर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये डी शील्डेड होगा क्योंकि इसके प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जा रहे हैं, सो दे एब्जॉर्ब द डाउन फील्ड। तो वो किसकी तरफ जाएंगे, डाउन फील्ड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Hp प्रोटॉन्स जो होंगे डी शील्डेड होंगे, एच ए प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे फर्दर, वो डाउन फील्ड की तरफ ही जाएंगे। इसी तरह लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम पाए जाते हैं, क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है, तो ये भी डी शील्डेड होंगे, एच बी मोर देन एच ए, सो इट इज एब्जॉर्ब द डाउन फील्ड फ्रॉम द एच ए। तो ये हमारे पास डाउन फील्ड और अप फील्ड की एग्जांपल्स हैं। और ये शील्डेड और डी शील्डेड न्यूक्लियस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब नेक्स्ट बेसिक जो इसकी है उसकी तरफ चलते हैं। एनएमआर सिग्नल है वो आपके पास हासिल होते हैं। तो एनएमआर सिग्नल क्या होते हैं, ये लोकेशन ऑफ सिग्नल क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या शो करते हैं, या सिग्नल स्प्लिटिंग क्या शो करता है। तो नंबर ऑफ सिग्नल शो करते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कि हम बताते हैं कि हर हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट कौन सा है, क्या उसमें नंबर ऑफ सिग्नल यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने पाए जाते हैं, यानी कि वो हमें प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ सिग्नल हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी तरह के पाए जाते हैं। जो लोकेशन ऑफ सिग्नल है वो हमें बताता है कि ये शील्डेड है या डी शील्डेड, यानी कि राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। तो वो हम लोग इसको देखते हैं शील्डेड और डी शील्डेड को। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल शो करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ दैट टाइप, के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस टाइप के पाए जाते हैं, इंटेंसिटी यानी कि कितनी उसकी इंटेंसिटी है सिग्नल की। सिग्नल स्प्लिटिंग शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एडजेसेंट एटम, यानी कि एक दूसरे के साथ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा CH3 और इसी तरह CH3H3O, इन सब में वो कहता है जी ऑल द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं, इनके सब हाइड्रोजन एक जैसे हैं और एक एनएमआर सिग्नल होगा इसका, यानी कि HA की तरह HAA ही पाए जाते हैं। यहाँ CH3 CH2 है और Cl है। यहाँ दो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, HA और HB, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन मौजूद है, इसके साथ कार्बन मौजूद है। तो 2 एनएमआर सिग्नल होंगे। अगर आपने इनका इन्वायरमेंट देखना तो आपने ये चीजें सर्च करनी होती है। इसी तरह यहाँ पर ये 3 टाइप्स के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 3 एनएमआर सिग्नल होंगे। ये कुछ बेसिक चीजें आपने इसको पढ़ी भी होंगी, बस आपकी ये रिवीजन हो रही है। ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि हमारे पास टाइम कम है और हमने बेसिक चीजें ही करनी है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 टाइप का ही हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इधर भी एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है, दरमियान में CH2 CH2 है। तो एक ही तरह के हाइड्रोजन है और एक ही तरह का एनएमआर सिग्नल है। यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोजन है, 3 एनएमआर सिग्नल है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, दरमियान में CH। यहाँ पर देखिएगा 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है, 2 एनएमआर सिग्नल होंगे, एक HA एक HB है। इसी तरह 3 टाइप्स के हाइड्रोजन है, 3 एनएमआर सिग्नल मौजूद है। हाँ, इन्वायरमेंट में आप देखेंगे ना कि उस कार्बन के साथ फर्दर क्लोरीन अटैच है। ठीक है, हमने इन्वायरमेंट मुकम्मल देखना होता है कि वो कार्बन अगर किसके साथ अटैच है। अगर वो भी कार्बन के साथ होता तो फिर हो सकता था, लेकिन चूंकि एक ही है उनका, तो इसलिए हम उनको अलहदा से भी करते हैं। हाँ जी, आगे है जी टेट्रामिथाइल सिलेन, पीक और मेजर रिलेटेड टू द TMS। TMS टेट्रामिथाइल सिलेन जो है ये रेफरेंस पीक है, रेफरेंस कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं ज्यादातर। इसको क्यों यूज किया जाता है इसका फार्मूला देख लें। यहाँ पर ये सिलेन है Sl, ये CH3 एक CH3 एक CH3 एक CH3, यानी कि टेट्रा मिथाइल सिलेन है। ये हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनर्ट होते हैं, नॉन टॉक्सिक है, वोलेटाइल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट 270 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, और सिंगल शार्प पीक बनाता है। 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से, यानी कि एक जैसे 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12।
सिलिकॉन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, से भी लेस है। टीएमएस प्रोटॉन जो होते हैं हाईली शील्डेड होते हैं, यानी कि ये सब के सब किधर पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं। सिग्नल डिफाइंड एज जीरो होती है। ऑर्गेनिक प्रोटॉन अब्जॉर्ब द डाउनफील्ड टू दी टीएमएस सिग्नल, और ये राइट साइड पर होंगे और ये डाउनफील्ड होंगे राइट साइड पर होंगे। आगे है जी केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं हम। एनएमआर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहते हैं जनरली अपीयर होती है शार्प पीक के तौर पे हमें नजर आती है। शहीद ये किसको बुला रहे हैं, मेरे ख्याल में ना जब आया करें तो ये अपना माइक ऑफ कर दिया करें, हमें भी डिस्टर्बेंस होती है। इंक्रीजिंग द केमिकल शिफ्ट वो कहता है प्लॉटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। आपके पास अगर आपने देखा होगा कि आपके पास जो स्पेक्ट्रा होता है एनएमआर का उसमें लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, वो हम केमिकल शिफ्ट को शो करते हैं। मोस्ट प्रोटॉन इज ज्यादा बिटवीन 0 to 10 ppm। तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो 0 से 10 ppm में तो होती है। दो अपफील्ड और डाउनफील्ड हम दो टर्म यूज करते हैं। रिलेटिव लोकेशन ऑफ पीक, अपफील्ड का मतलब ये होता है कि वो राइट साइड की तरफ जा रही है, डाउनफील्ड का मतलब ये होता है कि वो लेफ्ट साइड पर है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अपफील्ड जो है वो राइट साइड पर है और डाउनफील्ड जो है वो लेफ्ट साइड पर है। एनएमआर एब्जॉर्प्शन वो कहता है जी आर मेजर रिलेटिव द पोजीशन ऑफ द रेफरेंस पीक, ठीक है, 0 ppm ऑन द डी स्केल ड्यू टू द टेट्रामेथाइलसिलेन हम यूज करते हैं जो कि वोलेटाइल इनर्ट होती है और ये सिंगल पीक अपफील्ड में मौजूद होती है और अपफील्ड के बारे में बता दिया कि ये राइट साइड पर होती है। तो बाकी जो आपके पास जितनी भी आएंगी पीक वो लेफ्ट साइड पर आएंगी क्योंकि सबसे ज्यादा टीएमएस की पीक होगी और वो अपफील्ड की तरफ जाती है। तो ये केमिकल शिफ्ट है। केमिकल शिफ्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसका बताया गया कि शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं वो आ जाएगी। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आएगा उसका पार्ट्स पर मिलियन में हम उसको दे सकते हैं। This proton in a given molecule will always come at the same chemical shift constant value। तो हम ये वैल्यू वगैरह पुट करते हैं। तो शिफ्ट में जो टीएमएस हम यूज करते हैं वो बिगर होती है, इन द हायर फील्ड में पाई जाती है और इसके इंस्ट्रूमेंट हमारे पास 300 500 मेगाहर्ट्ज के होते हैं और लोअर फील्ड में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो 100 मेगाहर्ट्ज और 60 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं। केमिकल शिफ्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक तो हमें डी शील्डिंग यानी कि बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से। एन आइसोट्रोपिक फील्ड को चेक करते हैं ड्यू टू द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आइसोट्रोपिक फील्ड बन रही होती है। डी शील्डिंग हम चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे। ये डी शील्डिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास क्लोरीन वगैरह आइटम मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसकी तरफ मूव करती है, क्लोरीन की तरफ जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आप क्लोरीन डीशील्ड करता है प्रोटॉन को, देन इट टेक्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन से दूर जाती है, which which in turn takes more density from the hydrogen deshielded of the proton। तो आपके पास जो प्रोटॉन होता है वो डीशील्डेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ जाती है। तो डीशील्डेड प्रोटॉन्स वो कहता है जी अपेयर होते हैं एट द लो फील्ड, हाई शील्डेड प्रोटॉन्स वो अपेयर होते हैं एट अ हाई फील्ड। तो ये डीशील्डेड मूव प्रोटॉन रेजिस्टेंस टू द लोअर फील्ड की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्लोरीन की तरफ जाती है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है डीशील्डेड हो जाता है और डीशील्डेड होगा तो वो किस तरफ हो जाएगा, लोअर फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंस क्या होती है केमिकल शिफ्ट में, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सिलेन है ये सबसे आपके पास जीरो है इसकी केमिकल शिफ्ट और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ऐड करते जाएंगे जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है 4.0 और यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन की 3.5 दी गई है, क्लोरीन की 3.1 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आई की 2.5 है, एच की 2.1 है और सिलेन की 1.8 है, लेकिन यहाँ पर ये जीरो केमिकल शिफ्ट देगा। तो केमिकल शिफ्ट क्या है वो सबसे ज्यादा क्लोरीन के साथ आ रही है तो मोर डीशील्डेड होगा और ये कहाँ पे पाया जाएगा, लेफ्ट साइड पर पाया जाएगा। तो डीशील्डिंग इंक्रीजेज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसी तरह से डीशील्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और ये टीएमएस इसमें आ जाएगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं एनएमआर की जो मैंने डिस्कस की है आपके सामने। अब हम इसकी क्या जी देख सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या होती है।
एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बता चुका था कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह को, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को इलुसिडेट वगैरह करते हैं और इन्हीं मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिटर्मिनेशन करते हैं कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ सैंपल, डिटेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादातर यूज की जाती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के लिए। इसी तरह हम डिटर्मिनेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह को भी डिटरमाइन करते हैं। तो ये एनएमआर की कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, बहुत डिटेल में नहीं लेके गया, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त मिला तो हम फिर उसका जिक्र जरूर करेंगे। फिलहाल मैंने हिंट दिए हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स को हाथ लगाया है, सिर्फ आपको बताया है कि ये एनएमआर हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। मजीद जब हम इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग वगैरह देखेंगे कुछ चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, जब हम फिर इसका मजीद इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे कुछ वहाँ से क्लियर होंगी, कुछ कंपेरिजन से क्लियर हो जाएंगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या आती है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने 11th क्लास का लेसन वगैरह आपने पढ़ा होगा या आपने पढ़ाया भी होगा, मोस्टली टीचर्स हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास चार्ज टू मास रेशो को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इसमें यूज़ किया जाता है और ये एक डायग्राम है जो आप फर्स्ट ईयर वगैरह को भी केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे कि इसमें सैंपल वगैरह को इंजेक्ट किया जाता है, सैंपल मॉलिक्यूल एंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम होती है, हम तो वेपराइजेशन सैंपल को वेपर्स में चेंज करते हैं। नेक्स्ट को एसिलेटेड आयन बीम्स से गुजारा जाता है जहाँ पर उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद एक मैग्नेट आप लगाते हैं, नॉर्थ साउथ का लगाते हैं, वो क्या करता है उनकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है कि वो आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो, जो कि डिटेक्टर पे आके गिर जाते हैं और इस तरह से आपको चार्ज टू मास रेशो का फिर क्या हासिल हो जाता है, स्पेक्ट्रा हासिल हो जाता है। यहाँ पर ये एक पेंटेन का स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, तो ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस है एक साइड पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम चार्ज टू मास रेशो सॉरी M2Z यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो हम शो करते हैं मास टू चार्ज रेशो ही है, वो हम उसके साथ क्या कर देते हैं, शो करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर यही है जो मैंने आपको अभी बताया है, यही इसका प्रिंसिपल है कि सैंपल को बम्बार्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इनके सैंपल बम्बार्डमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या कर देते हैं उसको आयनाइज करते हैं और उसको हम वेपर में चेंज करने के बाद आयनाइज करते हैं। सेपरेशन होती है चार्ज टू मास रेशो के ऊपर और चार्ज इज वन ऑफ विच दैट द रेशो इज सिंपली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उनको गुजारा जाता है जो डिफ्रेक्ट करता है आयंस को। आयन विद द सिमिलर चार्ज टू द मास रेशियो शो द सिमिलर डिफ्रेक्शन देते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच सच आयन इज देन डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टर। मास स्पेक्ट्रम हमारे पास बन जाता है प्लॉटिंग द रिलेटिव अबंडेंस और मास टू चार्ज रेशियो के दरमियान। स्पेक्ट्रम को हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, configuration of the sample, mass of the particle of a molecule और chemical structure of the sample। तो हम इस मकसद के लिए इनको यूज भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ये इस तरह से मैंने इसका एक और स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो इसको आप देख सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़्यादातर हम क्वांटिफाई करने के लिए यूज करते हैं और इसी तरह हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अननोन कंपाउंड की, कि इनके चार्ज मास रेशो से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस को यूज किया जाता है। तो ये हमारी टोटल है 160 स्लाइड मास स्पेक्ट्रोमेट्री तक। मैंने आपको कहा था कि हम इसको रिवाइज भी करेंगे कि हमारे पास ये 11 स्लाइड 11 टाइप थी और इसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि हम पॉइंट्स दर पॉइंट्स हम इनको डिस्कस करें। और ये आपके पास स्लाइड में नजर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फोटोन एनर्जी है, इनको आपको याद रखना है। फिर आपने क्या करना है, आपके सामने ये टाइप्स होनी चाहिए 11 टाइप्स। ये आपके पास 11 टाइप्स होने चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर रखी हुई है। मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रखा हुआ सामने, शुक्रिया जहेब।
व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि एक को वॉइस नहीं आ रही, एक मिनट में उसका जवाब दूं। आपको वॉइस नहीं आ रही, आप अपनी माइक की ना सेटिंग चेक करें, फिर आपको पता चलेगा भी क्या इशू आ रहा है। बाकी को तो यहाँ पर आ रही है आवाज़ और देख भी रहे हैं लोग। तो ये 11 टाइप्स हैं एक्सरे। एक विलियम हेनरी ब्रैग विलियम लॉरेंस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रैग लॉ भी हमने डिस्कस किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन में, और 1912 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था उसने। मैंने एक का नाम रखा था, फिर साथ उसकी पायनीर का नाम भी बताया था, और ये भी बताया था कि, और बताया था एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें एक्सरे में अगर आप देखें ना तो इसकी और भी टाइप्स हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, लेकिन मैंने ज्यादातर डिस्कस किया है एक्सरे डिफ्रैक्शन को। अगर आप देखेंगे एक और टाइप भी है, एक्सरे फोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी तरह ईडीएक्स भी एक बताई जाती है, लेकिन उनको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है। एनर्जी, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, किसको सर आवाज नहीं आ रही? आवाज अभी तो आ रही थी सबको। हेलो, आ रही है आवाज, किनको नहीं आ रही वो देखें, अपने माइक सेटिंग करें, कोई नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। तो मैंने बहरहाल ना इसमें एक ही टाइप डिस्कस की थी एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्सआरडी। आ रही है बाकी को आवाज? एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रैक्शन पाउडर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इसमें ब्रैग लॉ को देखा था, जिसमें हमने बताया था कि 2D एंड, ठीक है, वो आपको मैंने ब्रैग लॉ का फार्मूला दिखाया था कि जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो आपको याद होगा, 2D का था। हाँ जी, ठीक है, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये एक फार्मूला था ब्रैग लॉ का, जिसमें हमने बताया था कि इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन जो है इंसिडेंट ऑफ स्कैटरिंग की अगर इक्वल हो जाती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना देगा, और 2D साइन थीटा उसके ऊपर अप्लाईबल होगी। फिर मैंने डी का बताया था कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दोनों वेव्स के दरमियान जो इंसिडेंट कर रही है, वो हमारे पास डी होगा, और जो एंगल बना रहा है वो एंगल आ जाता है। तो इस तरह से हम एक्सरे एक्सआरडी को हम एक्सप्लेन करते थे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्नोल्ड जे बैकमैन था, 1940 में इसने इसको पहले कमर्शियल यूज किया था। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में असल में हम करते क्या है, ये हमारे पास रीजन होता है विजिबल रीजन का, विब गियोर, जिसको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये उसका कॉम्बिनेशन है, विजिबल रीजन है। इसमें जो बताया जाता है कि हमारे को 400 से लेकर 800 तक बताया जाता है, और इसी तरह यूवी भी है, 10 से लेकर हम इसको 300 तक का नाम देते हैं, नैनोमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन है, यूवी विजिबल दोनों का रीजन है। ये इसमें ऑब्जॉर्व करता है। बेयर लैम्बर्ट लॉ का मैंने इसमें जिक्र किया था कि बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और इसी तरह लेंथ ऑफ दी, जो आपके पास जो क्यूबिट होती है, सेल होती है, उसको क्या है जी, प्रोपोर्शनल करता है रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को, यानी कि एब्जॉर्ब जितनी होगी वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और जितने सेल की लेंथ ज्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने उसके लिए बेयर लैम्बर्ट लॉ एक इकट्ठा उन्होंने बना के पेश कर दिया था, तो उसको हमने डिस्कस किया था। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ज्यादातर एब्जॉर्प्शन को, उनकी कंसंट्रेशन को और इम्प्योरिटीज वगैरह को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको अल्कोहल की एग्जांपल दी थी कि हम अल्कोहल की सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग के बाद हम एनालिसिस करते हैं, हम यूवी प्लस पीक्स हासिल करते हैं। अगर हम सैंपल करते हैं वाटर के साथ उसको रेफरेंस करके, तो अगर उस अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन, यानी कि वेवलेंथ, जो नैनोमीटर हमारे पास वैल्यू एब्जॉर्प्शन की आ रही है, अगर वो ज्यादा है तो इसमें अल्कोहल में इम्प्योरिटी ज्यादा पाई जाती है, अगर उसमें वे एब्जॉर्प्शन कम है तो इसमें उसमें इम्प्योरिटीज कम पाई जाती है। तो हम इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं अल्कोहल के सैंपल में। बहरहाल इसको बहुत सारे पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म की एब्जॉर्प्शन करते हैं यूवी विजिबल में।
तो उसको हम नोट करते हैं और उनसे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं एलिमेंट की। इसी तरह एक और मैंने टाइप डिस्कस की थी, वो थी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में बताया था कि इसमें भी हम जो रीजन यूज करते हैं ये विजिबल रीजन होता है। 1954 में इसको किया था एनल वॉल्स ने। तो इसमें मैंने आपको फंडा ये बताया था कि आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए कि एटम जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और वो एब्जॉर्ब करके क्या एक्साइट होता है, एक्साइट होकर डी एक्साइटेड होता है। तो हम ये नोट करते थे कि एक्साइटेड स्टेट तक उसने कितनी एब्जॉर्प्शन नोट की है एटम्स की। तो उसके लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हम देखते हैं। और इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था कि ये मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स के आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में मेटल्स पाए जाते हैं। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 70% जो है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। फिर मैंने आपको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताया था कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें रेडिएशन सोर्स नहीं यूज करते, इसमें हमारे पास फ्लेम, प्लाज्मा, आर्क, स्पार्क और इस तरह का हम हीटिंग सोर्स यूज करते हैं जो हमें एक्साइटेड फॉर्म में सैंपल प्रोवाइड करता है। तो ये भी 1952 में एलन वॉश ने किया था। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि एक्साइटेड सोर्स हमने लेना है और वो जब डी एक्साइट होता है तो वो कुछ रेडिएशन जो है ना वो रिलीज करता है, इमिट करता है। तो उस एमिशन को हम नोट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन और उनकी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन को करते हैं। इसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रा देखे थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 येलो लाइन दे रहा है और ये एमसीक्यूज भी आया था पीपीएससी वगैरह में। तो हमें एमिशन के स्पेक्ट्रा वगैरह भी समझने होते हैं। तो ये एमिशन में इसमें हम लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह को देखते हैं और लाइन स्पेक्ट्रा में हम उन लाइंस को जो कि ये शो कर रहा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा में, तो उसके जरिए से हम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये 4 से 5 टाइप्स इनकी पाई जाती है फ्लोरेसेंस की। इसमें हम देखते हैं कि जो एमिट हो रही है लाइट, अगर वो फोटोन की फॉर्म में आती है तो उसकी मदद से हम उनको एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि ये लोअर एनर्जी हो सकती है देन द एब्जॉर्प्शन से। तो उसके लिए कुछ कंडीशन थी, उसकी वजह से इनकी कुछ टाइप्स पाई जाती हैं, वो हमने देखी थी। 1964 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था वाइन फोर्डनर ने और विकर्स ने। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये पर्किन एल्मर इंफ्राकोड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1957 में। ये इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि बहुत सारी किस्म की वाइब्रेटरी ट्रांजिशंस पाई जाती हैं। सॉरी, यूवी विजिबल में बताया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई जाती है और उसको हमने सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा स्टार और पाई पाई टू पाई स्टार, हमने इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखी थी। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन में हमने बताया था कि वाइब्रेटरी ट्रांजिशन पाई जाती है और मैंने आपको डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशन आपको दिखाई भी थी कि सिमेट्रिकल है, एंटी सिमेट्रिकल है, वैगिंग है और इस तरह से सीजर है। इस तरह की ट्रांजिशन पाई जाती है और इसकी मदद से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह को हम आइडेंटिफाई करते थे। और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह की क्या है वो मूवमेंट शो करते हैं। फिर हमने इंफ्रारेड एक्टिव और एक्टिव और इनएक्टिव का भी बताया था कि जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट 0 रखते हैं वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं, जो कि डाइपोल मूवमेंट रखते हैं वो एक्टिव होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ये भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एक्टिव हैं, इनएक्टिव है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो रोमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है 1965 में थी। इसमें मैंने बताया था कि मिड और नियर इंफ्रारेड रीजन यूज किया जाता है। कोले और तुर्की ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। फोरियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही मैंने आपको बताया था कि इसमें फर्क है इंफ्रारेड और इसमें। ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है आईआर की। और एफ जो है इसमें एक इंटरफेरोमीटर यूज किया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 मिरर यूज करते हैं और ये उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है, स्कैनिंग को फास्ट करता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट जो है वो फास्टली और टाइमली हमें हासिल हो जाते हैं। और रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था कि सर जी वी राम रमान एक साइंटिस्ट था, फिजिक्स का, इंडियन था और इसने विजिबल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को ये इसको स्टडी कर रहा था। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1928 में। 1930 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी के ऊपर। इसमें रमान स्कैटरिंग का इसने कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने आपको इसमें 2 टाइप्स बताई थी, एक इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग था। मैंने आपको बताया था कि जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है दैट इज अ रमान स्कैटरिंग। और रमान स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है कि इंसिडेंट ऑफ आपके पास जो कोई रेडिएशन है और इंसिडेंट
ऑफ और जो सॉरी रेडिएशन ऑफ स्कैटरिंग है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रमान स्कैटरिंग है, अगर इक्वल है तो वो रेले स्कैटरिंग थी। तो हमने इन इलास्टिक स्कैटरिंग या रमान स्कैटरिंग की दो टाइप्स बनाई थी, एक को स्टॉक का नाम दिया था और एक को एंटी स्टॉक का नाम दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हाई होगी और एक चीज़ लोअर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दो टाइप्स की थी रमान स्कैटरिंग की, वो एक स्टॉक स्कैटरिंग और एक एंटी स्टॉक स्कैटरिंग की थी। और रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया था कि जो IR में इनएक्टिव है, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में वहाँ वो एक्टिव होते हैं, और जो IR में एक्टिव है और रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनएक्टिव होते हैं।